हेलो सारा दा स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ नेक्स्ट वीडियो ਵਿੱਚ। हाँ जी, आज का जो वीडियो है वो पहले की वीडियो से काफी डिफरेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो हो रहा है इसरो और नासा के बीच में कंपैरिजन। जी हाँ, इंडिया का जो है इसरो और जो अमेरिका का है नासा, इन दोनों का कंपैरिजन है क्या है वो हम देखेंगे। क्या क्या इन दोनों ने अचीव किया है, तो क्या करना चाहते हैं, जो भी है पूरी डिटेल देखेंगे आज। आपको खोजा है कितनी दूर तक स्पेस इनके गए हैं, कितने कामयाब हुए हैं, कितने फेलियर्स रहे हैं। यस, यही हम देखेंगे आज, यही हम देखेंगे। चलो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं फिर ही बात करते हैं। चलो कर दो प्ले। 1991 में ना इंडिया ने रशिया की स्पेस एजेंसी के साथ में अपने एक स्पेस मिशन के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की डील साइन की थी, लेकिन तभी एंट्री होती है यूएस की। यूएस ने रशियन स्पेस एजेंसी को धमकी दी, अगर तुमने इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी दी ना तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, आप दूसरे देशों के साथ में डील नहीं कर सकोगे। यूएस की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी। 1988 में यूएस सेम टेक्नोलॉजी इंडिया को देने वाला था 4 गुना ज्यादा दामों पर, लेकिन 3 साल बाद 1991 में यूएस ने रशिया को रोक दिया और बोला कि ये बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, इंडिया को नहीं दी जा सकती। जिस MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का सहारा लेकर यूएस ने रशियन स्पेस एजेंसी को बोला कि ये टेक्नोलॉजी आप इंडिया को मत दीजिए, ये मिसाइल्स बनाने में यूज हो सकती है। असल में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल्स में उतना ज्यादा नहीं था, बस किसी न किसी वजह से रोकना था इंडिया को कि इंडिया स्पेस सेक्टर में आगे ना बढ़ पाए। लेकिन देखो, इसरो की जो जर्नी है वो इसलिए इंस्पिरेशनल है कि हमेशा इसरो ने ना चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है, और जिसकी वजह से आज इसरो पूरे वर्ल्ड में स्पेस के सेक्टर में अहम स्थान रखता है, और इसी वजह से आज भारत चुनिंदा स्पेस लीडर्स में से एक है। सही बात है, चुनिंदा में एक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वार शुरू हो चुका था। कोल्ड वार के दौरान आर्म रेस के साथ साथ स्पेस वार भी शुरू हो चुका था, क्योंकि एडवांस मिसाइल डेवलप करने के लिए ना स्पेस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, और इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी तेजी से डेवलप हुई। 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसके जवाब में यूएस ने एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया। और इस स्पेस वार ने देखो इंडिया में बैठे एक व्यक्ति को बहुत इंस्पायर किया, जिनका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने पीएम नेहरू के सामने अपनी बात रखी, हमें भी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए। बाद में 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई। आगे चल के यही ऑर्गेनाइजेशन 1969 में इसरो में बदल गया। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के पास ना अपना कोई रॉकेट भी नहीं था। इसरो ने यूएसए से नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट को खरीद लिया। सवाल ये आया, लॉन्च कैसे करें और कहां से करें, क्योंकि उस वक्त देखो इसरो के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपना एक लॉन्च स्टेशन बना पाए। तभी देखो केरला के थिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा की लोकेशन फाइनल हुई, क्योंकि देखो ये जगह जियोमैग्नेटिक इक्वेटर पर प्लेस्ड थी, जो कि रॉकेट को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल आइडियल होती है। और इसके लिए डॉक्टर साराभाई और इसरो के साइंटिस्ट ने थुम्बा के एक चर्च को फाइनल किया। बट देखो, जब साइंटिस्ट ने चर्च के फादर परेरा से बात की ना कि हमें ये जगह चाहिए रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, तो फादर ने ना सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइंटिस्ट को बोला कि आप संडे की प्रेयर में आइए। संडे को जब देखो प्रेयर आयोजित हुई तो उसमें ना थुम्बा विलेज के लोग भी आए। उस मीटिंग में थुम्बा गाँव के लोगों ने चर्च की जगह को यूज करने के लिए अपनी सहमति दे दी। फिर क्या हुआ, 100 दिनों के अंदर अंदर पूरा गांव दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। नया चर्च भी बना। वैसे देखो ये कोऑपरेशन की मिसाल थी। अब थुम्बा के चर्च पर लॉन्चिंग की तैयारी शुरू हुई, और 1963 में पहली बार इंडिया ने स्पेस में रॉकेट लॉन्च कर दिया। पर इसरो को लगा क्यों ना हम खुद अपना रॉकेट बनाएं, तो फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया। 1979 में इंडिया ने अपना पहला होममेड रॉकेट लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3। पर क्या हुआ, लॉन्च होने के 317 सेकंड्स के अंदर वो रॉकेट क्रैश हो गया। पर क्या इसरो हार मान गया? बिल्कुल नहीं। अगले ही साल इसरो ने SLV को फिर से लॉन्च किया, और इस बार सक्सेस। इंडिया बन गया दुनिया का 6th कंट्री जिसके पास अपना लॉन्च व्हीकल था, और इसके बाद इसरो ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2008 में इसरो ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया।
जिसकी इमेजेस से पता चला कि मून के पोल्स में पानी हो सकता है। 2013 में जब इसरो ने अपनी सैटेलाइट को मार्स के ऑर्बिटर में भेजा, तब इंडिया देखो पहला ऐसा देश बना जिसने सिर्फ एक ही प्रयास में मार्स के ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को पहुंचा दिया, और वो भी सिर्फ $74 मिलियन की लागत से। बट देखो दूसरी तरफ नासा को अपने मार्स मिशन के लिए $670 मिलियन खर्च करने पड़े थे, लेकिन फिर भी वेस्टर्न मीडिया इंडिया की स्पेस पावर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून पब्लिश हुआ जिसमें एक एलीट स्पेस क्लब के बाहर इंडियन साइंटिस्ट को एक गाय के साथ दिखाया गया। इस कार्टून से इंडिया का और इसरो का मजाक उड़ाया गया, बट इसे भी इसरो ने एक चैलेंज के तौर पर लिया। 2017 में अपने एक PSLV रॉकेट की मदद से इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें कुछ सैटेलाइट्स USA के भी थे। There are 104 satellites. It's the biggest number ever carried by a single launch. इसके 2 साल बाद 2019 में इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन, देखो इस मिशन में लैंडर मून पे ना लैंड करने ही वाला था, उससे पहले क्रैश हो गया। Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. इस घटना से हर एक इंडियन को दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी इसरो के ऊपर से भरोसा जो था वो कम नहीं हुआ। 4 साल बाद 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर जब देखो चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मून के साउथ पोल पर लैंड करता है, तो पूरे वर्ल्ड ने देखो इंडिया की स्पेस पावर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला देश था। आज इसरो को इंडियंस ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड उम्मीद की नजरों से देख रहा है, क्योंकि इसरो अब अपनी मदर अर्थ और ह्यूमैनिटी को भी सेव करने के लिए अपनी स्पेस पावर का यूज कर रहा है। 2029 में एपोफिस एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराएगा तो नहीं, लेकिन नजदीक से गुजरेगा, जिसको इसरो अब स्टडी कर रहा है। एस्ट्रॉइड देखो पत्थर और मिनरल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो यूनिवर्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, बट देखो इनमें से एक भी एस्ट्रॉइड अगर अर्थ से टकरा गया तो वही हाल होगा जब जो देखो 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जिसकी वजह से डायनासोर हमारी धरती से लुप्त हो गए। जी हाँ, 66 ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉइड इंडिया से टकराया था, इतनी भारी तबाही मची, अर्थ को इतना ज्यादा नुकसान हुआ, क्लाइमेट पूरी तरह से बदल गया और डायनासोर्स उस समय लुप्त हो गए थे। तो एपोफिस एस्ट्रॉइड को स्टडी करने में इंडिया नासा समेत दूसरी जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके साथ में कोऑपरेट कर रहा है। क्या इसरो अब नासा को टक्कर दे सकता है क्या? तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि बाकी प्लेयर्स स्पेस मिशन में क्या कर रहे हैं। जहां देखो एक तरफ इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन के थ्रू मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, दूसरी तरफ चाइना ने भी अपने चांग E6 मिशन के थ्रू अपना झंडा जो है वहां पे गाड़ा, जो हजारों साल तक वहां पे मौजूद रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना के इस मिशन ने वहां पर मिट्टी का सैंपल लिया और वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन देखो अगर कोई स्पेस का बादशाह है तो वो नासा ही है। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को मून के साउथ पोल पर चलवाने की तैयारी कर रहा है, जबकि हमने अभी तक सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज से सिर्फ 3.9 मिलियन किलोमीटर दूर है, जबकि सन को स्टडी करने के लिए इसरो का आदित्य L1 मिशन अभी भी सूरज से 148 मिलियन किलोमीटर दूर है। इससे पता चलता है कि इसरो को नासा को पीछे छोड़ने के लिए अभी कितना लंबा सफर तय करना है। इसरो के नासा के पीछे होने की देखो कई कारण भी हैं, क्योंकि नासा ने तो 1958 से ही स्पेस में काम करना शुरू कर दिया था। उसे कोल्ड वॉर की स्पेस रेस का भी फायदा मिला। नासा का लक्ष्य उस समय USSR से आगे निकलना और नई नई डिस्कवरीज के जरिए इंसानी नॉलेज को बढ़ाना था। इसके लिए नासा के पास $24 बिलियन का जबरदस्त बजट है, और इसी बजट की बदौलत नासा का जो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट है ना, वो आज अर्थ से 23 बिलियन किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका है। सोच के देखिए, नासा के मुकाबले में इसरो का बजट महज $2 बिलियन है। लेकिन सच कहें तो इसरो और नासा का सीधा सीधा मुकाबला करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इसरो का मकसद कभी देखो डीप स्पेस में जाके एक्सप्लोरेशन करना था ही नहीं, बल्कि स्पेस का स्ट्रेटेजिक ढंग से इस्तेमाल करना था, जिसमें देखो इसरो कामयाब भी रहा है। इसरो ने रिमोट सेंसिंग और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के मामले में देखो कमाल कर दिखाया है। इन सैटेलाइट्स की मदद से अब हम चाइना और पाकिस्तान पर नजर रख रहे हैं। आपको याद होगा 1999 की बात, जब पाकिस्तान से घुसपैठिए आए थे, कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उस समय US ने हमें अपने GPS का एक्सेस नहीं दिया था। तब से ही हमने ठान लिया था अपनी सुरक्षा के लिए खुद के सैटेलाइट्स का जाल बिछाना पड़ेगा। इसके बाद फिर इसरो ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके साथ साथ देखो फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन देना, डिजास्टर वार्निंग देना, रिसोर्सेज की मैपिंग करना,
और इंडिया के नाविक के थ्रू अपना देसी जीपीएस भी बना चुका है। लेकिन इंडिया देखो फिर भी नासा को ना डीप स्पेस में लो बजट से टक्कर दे रहा है। बट देखो प्रॉब्लम ये है कि नासा का ना सबसे बड़ा एडवांटेज ये है उसके प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। जैसे देखो इलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स ने ना वर्ल्ड के सबसे पावरफुल रॉकेट को टेस्ट किया, जो 3 बार तो फेल हुआ, लेकिन स्पेसएक्स कंपनी ट्राई करती रही और फिर देखो चौथी बार स्टारशिप की अर्थ में सक्सेसफुली री एंट्री करवा दी, जिससे अब ह्यूमंस का मून पर जाना या फिर मार्स पर जाना अब सिर्फ ये एक फ्लाइट भर दूर है। इवन देखो नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए स्पेसएक्स कंपनी का स्टारशिप यूज करेगा। यूएस तो यूएस, इवन देखो इंडिया भी यूएस की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का यूज करने जा रहा है अपने GSAT-N2 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। ये सैटेलाइट अंडमान एंड निकोबार में इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा। बट देखो स्पेसएक्स का ना जो रीयूजेबल रॉकेट इंजन है ना, वो इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसरो का जो मार्केट डोमिनेंस है ना वो लो कॉस्ट सेगमेंट में है। यानी कि इसरो बहुत ही कम लागत से सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत रखता है। बट अब इंडिया का जो मार्केट है वो स्पेसएक्स कंपनी खा सकती है, ये इंडिया के लिए थ्रेट है। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आज के समय में यूएस से जितने सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं ना 78% तो यूएस की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स लॉन्च करती है। बट देखो इंडिया की स्पेस एजेंसी ने ना हमेशा अपनी विल पावर से सबको चुकाया है। यूएस की कंपनी स्पेसएक्स की पावर है लो कॉस्ट लॉन्चिंग में, और इसका मुकाबला करने के लिए इसरो ने भी देखो सक्सेसफुली रीयूजेबल रॉकेट को टेस्ट किया, जिसका नाम है पुष्पक। इसके अलावा देखो छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए SSLV भी अब इसरो बना चुका है। इसको बनाने में और लॉन्च करने में ना सिर्फ 7 दिनों का समय लगता है। कंपैरिजन टू देखो PSLV को बनाने और लॉन्च करने में 45 से 60 दिनों का समय लगता है। और इसके अलावा इंडिया में भी अब प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने ना हाल ही में सेमी क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप किया। अब इसकी सहायता से ना इवन ज्यादा वेट वाले सैटेलाइट्स भी कम फ्यूल की सहायता से लॉन्च किए जा सकते हैं। और बात रही देखो नासा का मुकाबला करने की, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज देखो इसरो की पावर का एहसास इवन नासा को भी है। इसी वजह से दोनों एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं आर्टेमिस प्रोग्राम में, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करवाया जाएगा मून पर। इसके अलावा इवन इसरो नासा की तरह शुक्रयान के थ्रू वीनस का मिशन लॉन्च करने वाली है। और 2035 आते आते इसरो का इवन अपना स्पेस स्टेशन होगा। देखो अब वो समय आ चुका है कि स्पेस सेक्टर में ना किसी एक एजेंसी का दबदबा नहीं है, अब स्पेस सेक्टर में भी मल्टीपोलैरिटी है और इंडिया एक बहुत बड़ा पोल है, बहुत बड़ी पावर है स्पेस सेक्टर में। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, वीडियो बनाई है, फिल्म बनाई है, फिल्म ही होगी एक साहब की, वीडियो बहुत अच्छी है। बाकी नासा और इसरो का कंपैरिजन अभी तक तो किया नहीं जाता, क्योंकि इसरो काफी आगे भी जा सकता है। लो बजट में सब कुछ बनाती है इसरो, और नासा हाई बजट में, उसका बजट भी हाई रहता है और फेलियर भी उतने ज्यादा हो सकते हैं उनके। लेकिन जो इसरो का है लो बजट में बड़ा धमाका करते हैं वो सही बात है। मंगलयान कैसे बनाया था, मंगलयान फिल्म देखी थी हमने, उन्होंने पहले ऐसे फ्यूल ऑन करते ऑफ करते कैसे उधर पहुंचाया था। दिमाग का खेल है, सभी दिमाग का खेल है बाबू भैया, दिमाग का दिमाग ठीक है ना। बाकी जो हमारा इसरो है ना उसने सभी को काट देना है। इसरो तो ऊंचाइयों पे है, ऊंचाइयों पे चल जाएगा, क्योंकि जा रहा है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज्यादा स्पेस एजेंसियां बन रही है जो रॉकेट बना रही है। आखिर में बताया ना, आखिर में बताया कम फ्यूल में ज्यादा बाहर। और ये भी बताया ना उन्होंने, नासा और इसरो साथ मिलकर एक और कंपनी है, पता नहीं कौन सी थी, उसमें काम कर रहे हैं। तो इंडिया इसरो का भी अपना स्पेस स्टेशन होगा, जैसे 2035 तक जैसे उनका ISI जो भी यही कोई नाम है वो चल रहा है स्पेस में, घूमता रहता है वो स्पेस स्टेशन है। उसमें 6 महीने बाद करे चेंज होते हैं, फ्यूल जाता है, जो उनका मटेरियल वो जाता है, हर 6 मंथ के बाद वो चेंज होता है। देखा था मैंने, सुना था स्पेस स्टेशन। हाँ फिल्म भी बनाई उस पे था, फिल्म भी बनी है, काफी बनी है, हॉलीवुड वाले ने बहुत बनाई है। हाँ सही बात है। बाकी हमारा भी निकल ही आएगा एक ना एक दिन। 35 तक कहा तो है, जल्दी भी आ सकता है, जो नहीं जल्दी आ उससे लेट भी आ सकता है जी, कुछ कह नहीं सकते। वो तो अनुमान लगाया है 2035 तक आ जाएगा स्पेस स्टेशन इंडिया का अपना, इसरो का, ठीक है ना।
और बाकी जो ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर जाके आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। और ये भी देखनी, हमारी वीडियो भी देखो। इसको देख कर लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में हम। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बाय बाय वगैरह। बाय बाय, टाटा। बाय 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 बाय।